नमस्कार। सुबह के 11 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में आज भी चर्चा रहेगी जारी। बिल पर शाम 4 बजे होगी वोटिंग। वहीं महिला आरक्षण अधिनियम 2023 देश भर में लागू। बसपा सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है कांग्रेस। एससी, एसटी और ओबीसी को हमेशा किया नजरअंदाज। टीएमसी उम्मीदवार देबाशीष कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे। जमीन हड़पने का है आरोप। कोलकाता में घर और दफ्तर खंगाले। मुश्किल में पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा। ईडी ने कई ठिकानों पर की छापेमारी। औद्योगिक जमीन को रिहायशी प्रोजेक्ट में बदलने का आरोप। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रखी हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन की मांग। पश्चिम एशिया में तनाव जल्द खत्म करने का किया आग्रह। सबसे पहले बात संसद के विशेष सत्र से जुड़ी हुई। संसद की कार्रवाई इस समय शुरू हो चुकी है। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज चर्चा संपन्न होगी, जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने से संबंधित ऐतिहासिक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 कल संसद के निचले सदन में पेश किए थे। इन विधेयकों पर कल देर रात 1:20 तक चर्चा हुई और आज अब इसकी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। सुबह 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है संसद के इस विशेष सत्र का, जहां 4 बजे आज होने वाली है वोटिंग, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जिसके बाद महिला आरक्षण से जुड़ा ये जो 3 संशोधन अधिनियम है उनको एक रास्ता मिल जाएगा। महिला आरक्षण कहीं ना कहीं 2029 का जो लक्ष्य रखा गया है वो साकार होता नजर आएगा। विपक्षी दलों ने कल आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मुक्त करके 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करते हुए कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे उन्हें इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने इन तीनों विधेयकों पर अपने विचार रखते हुए ये भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू में नहीं तोलना चाहिए और इसका श्रेय वह विपक्षी दलों को भी देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिसीमन से जुड़े कुछ सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि जैसे पहले परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात से होगी। इस बीच आपको बता दें कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 कल यानी कि 16 अप्रैल से लागू हो गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल यानी कि कल से लागू कर दिया गया है। अब इस एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी और अब इसे अधिसूचना के जरिए लागू कर दिया गया है। यानी देश भर में महिला आरक्षण जो अधिनियम था उसको लागू कर दिया गया है ये अधिसूचना जारी करने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर जारी चर्चा में कल हिस्सा लिया। इन विधेयकों के जरिए 2029 से ही लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने के लिए विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। उन्होंने साथ ही कहा, और इस समय राज्यसभा की कार्यवाही का रुख कर लेते हैं। Let me complete the process. I declare that Shriman Harivansh ji has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. Now, Shriman Harivansh ji may now be conducted to his seat by Honorable Leader of the House and Honorable Leader of the Opposition. Now, felicitations to the Deputy Chairman, Honorable Leader of the Opposition. सर, आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस सदन में हमारे डिप्टी चेयरमैन का जो चुनाव हुआ उनका अभिनंदन करने के लिए मौका मिला। उपसभापति महोदय, इस प्रतिष्ठित पद पर आपको तीसरे काल के लिए मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे फिर से राज्यसभा कक्ष में आपके साथ बैठने का और एक अवसर मिले। अच्छा पड़ोसी है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उपसभापति का पद वास्तव में आपके चुनाव द्वारा सीख बल्कि पहले ही उपलब्ध अवसर पर भर दिया गया है। ये फॉर्चुनेट है कि इतना क्विक इलेक्शन कौन सा भी नहीं हुआ और ये भाग्यशाली है और हम भी उनके बाजू में बैठ के कम से कम हमको कुछ ना कुछ मदद वहां जाके बैठने के बाद जरूर मिलेगी। इस प्रतिष्ठित पद पर आपके चुनाव ने एक और मिसाल कायम की है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है
और पहला ये काम आपको मिला है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पद के लायक हैं और इसके लिए उनको ये दिया गया है। हमें इस बात से तकलीफ है कि संविधान अनुच्छेद 93 में निहित संवैधानिक भावना के विपरीत लोकसभा में 2019 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 7 वर्षों से वो रिक्त है। क्या अच्छा होता कि राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी ऐसा ही होता तो बहुत ही बढ़िया होती थी। संविधान सदन में उपाध्यक्ष का कक्ष में मेरे पुराने कक्ष से पड़ोस में ही है। जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 पर जाता हूं तो ठीक सामने मुझे उसके बंद कमरे पर लटका ताला दिख जाता है, जो मुझे तकलीफ देता है कि प्रजातंत्र की हम बात करते हैं और 7 साल से एक डिप्टी स्पीकर को आप चुनते नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हर आदमी डेमोक्रेसी की बात करता है। डेमोक्रेसी को हम कभी खत्म नहीं करेंगे। कल मैं एक महाशय का भाषण सुना, उन्होंने यही कहा, अरे डेमोक्रेसी को तोड़ने तो बहुत लोग कोशिश किए। ये क्या है? 7 साल से डिप्टी स्पीकर उस सदन में नहीं है, तो ये क्या है? क्या कहना चाहिए? तो ये अच्छा नहीं है। भरो आप किसको चाहते हैं उसी को भरो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशन है, उस पोजीशन को आप खाली रख रहे 7 साल से। और क्या समझ के रखे मुझे मालूम नहीं। वो डिप्टी स्पीकर भारी पड़ेगा आपको। आप तो सबको ले रहे, नीचे ही डाल रहे, आप ऊपर बैठ रहे हैं, तो फिर भी वो खाली पद नहीं हुआ, अब तक भर्ती नहीं हुआ। सर, जब भी मैं वहां से गेट नंबर 7 से गुजरता हूं, ये मुझे याद आता है। कई बार मैंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा भी है वहां ठहरने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। मैं कभी मजाक में ये पूछा, भाई ये कक्ष कब खुलेगा? क्या हमें खुलजा सिमसम कहना पड़ेगा? क्योंकि वो दरवाजा खुलता ही नहीं, इसीलिए कभी ये कहना पड़ेगा। ये मैंने उनसे पूछा। साहब, वो बहुत दिन से बंद है, हम तो रिटायर हो गए और एक दूसरे भी आए, लेकिन ये ताला लगा हुआ ही है। अब जबकि आप फिर से उपसभापति पद पर आसीन हो गए हैं, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप विपक्ष के सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, उनको पर्याप्त समय देंगे। हमें आपसे किसी विशेष तवज्जो की अपेक्षा नहीं है, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को आप उचित महत्व जरूर देंगे, क्योंकि आप ये 3रा टर्म है, आपका अनुभव ज्यादा हुआ है। नेचुरली डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपोजिशन को जितना महत्व देना चाहिए आप देंगे, मैं ऐसा निवेदन करता हूं। अपनी और विपक्ष की ओर से हम आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं, और मैं तमाम अपने अपोजिशन नेताओं के ओर से, मेंबर्स के ओर से, तमाम हाउस के तरफ से और आपके तरफ से भी मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नाउ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आदरणीय सभापति जी, सदन की ओर से मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और शुभकामनाएं भी देता हूं।
राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का जो सदन को लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसको एक प्रकार से सदन ने आज एक मोहर लगा दी है और ये अपने आप में ये एक अनुभव का सम्मान है, एक सहज कार्यशैली का सम्मान है और एक सहज कार्यशैली की स्वीकृति भी है। हमने सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को और अधिक प्रभावी होते हुए भी देखा है और मैं कह सकता हूं कि केवल सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग लाते हैं। उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है। मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। आदरणीय सभापति जी, हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने अपने गांव के विकास में विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और इन सारे विषयों पर मुझे भूतकाल में बोलने का अवसर मिला तो मैं काफी कुछ कह चुका हूं, इसमें से आज को दोहराता नहीं हूं। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा। आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का हरिवंश जी का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय
कामों तक सीमित नहीं रहा है। पत्रकारिता के उच्च मानदंड आज भी आदर्श के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। लंबा जीवन पत्रकारिता का रहा, लेकिन पत्रकारिता में भी उन्होंने उच्च मानदंड को हमेशा आधार माना। हम सब जानते हैं उनकी लेखनी में धार है, लेकिन उनकी वाणी में और व्यवहार में सौम्यता और शिष्टता भरी भरी रहती है। ये अपने आप में, और मैं जब गुजरात में था तब भी मैं उनकी लेखों को पढ़ने की मेरी आदत रही थी, और मैं देखता था कि वे अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ रखते थे, और मैं अनुभव करता था कि उसमें काफी अध्ययन के बाद उसका निचोड़ उसमें प्रकट होता था। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका निरंतर प्रयास रहा, और एक सफल प्रयास भी रहा। और हम देखते हैं सदन में भी, चाहे पॉलिसी हो या प्रोसेस हो, उन बातों का कहीं न कहीं छाया हमें हमेशा नजर आती है, और ये हम सबके लिए सुखद अनुभव है। वे समाज की वास्तविकताओं के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करने वाले रखते रहे। मैं तो कहूंगा जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नए सांसद आते हैं वे हरवंश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बातें करके उनसे जान सकते हैं। क्योंकि जब वो पत्रकारिता में थे तो उनकी एक कॉलम चलती थी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा पार्लियामेंट मेंबर कैसा हो। तब उनको शायद पता नहीं होगा, कभी उनको भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो लिखते थे, और वो बातों में बहुत ही व्यापकता रहती थी। सदन की गरिमा और बैठने वाले सदस्य का दायित्व और उसके आचार विचार को लेकर भी बहुत गहरा उनका अध्ययन रहता था, और उन बातों का उपयोग आज हमारे सदन के साथी उनके साथ बैठ करके बहुत कुछ जान सकते, सीख सकते हैं। समय की पाबंदी, एक डिसिप्लिन लाइफ में, और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता, ये आपकी विशेषता रही है, और शायद इसी के कारण आप सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व आपका विकसित हुआ है। हमने देखा होगा जब से वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं कह सकता हूं कि पूर्ण समय वो सदन में होते हैं। सभापति जी की अनुपस्थिति में सदन को संभालने का काम तो करते ही हैं, लेकिन बाकी समय भी यहाँ कमेटी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो भी वे सदन में हमेशा अपनी मौजूदगी रहती है। हर बात को सुनते हैं, उस समय सदन का जो संचालन करते हैं उनके कार्य को भी देखते हैं, और ये इसके पीछे उनको अपना जो दायित्व है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके कारण ये संभव होता है, और ये हम सब के लिए सीखने जैसा है। और मैंने देखा है कि वो पूरा समय इन चीजों के लिए वो खपा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सदन के बाहर जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, ये भी हम सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले विषय हैं, और हमने उसको देखना चाहिए।
मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि काम सराहनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। हमारा देश युवा देश है और मैंने देखा है कि हरिवंश जी ने अपने समय का उपयोग सबसे ज्यादा युवाओं के बीच में बिताना पसंद किया है। युवाओं को में लगातार गंभीर विषयों पर जागरूकता बने, एक प्रकार से लोक शिक्षा का काम निरंतर चलता रहे, ये अपने आप में वो लगातार करते रहते हैं। वो देश भर में उनका भ्रमण रहता है। वे मीडिया के नजरों में बहुत ज्यादा रहने का उनका शौक नहीं है, लेकिन भ्रमण और कार्यक्रमों की श्रृंखला उनकी लगातार चलती रहती है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम, जाना आना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उसके लिए विषयों की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रकार से आपने व्रतस्थ के रूप में इस काम को किया और युवाओं से ही जुड़ने के लक्ष्य को आपने जरा भी ओझल नहीं होने दिया है। और विकसित भारत का सपना युवाओं के लिए भी क्यों होना चाहिए, इस मूल विषय को अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से विद्यार्थियों का मूड हो वो बताते रहते हैं। विद्यार्थियों में, युवा पीढ़ी में एक आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, निराशा से वो हमेशा हमेशा बाहर रहे, इन सारे विषयों की चर्चा वो करते हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ बात करते हैं कि हम ऐसे क्या कारण है कि हम जितनी तेजी से जाना चाहिए था आगे नहीं जा पाए, अब अवसर क्या आया है, सारी बातें वो, और देश कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है, ऐसे आत्मविश्वास भरने का काम उनके द्वारा होता है। आजकल देश में लिटरेचर फेस्टिवल एक बड़ा सिलसिला चला है और अब तो वो टियर 2, टियर 3 सिटी तक भी वो सिलसिला चला है। लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी हरिवंश जी का अक्सर जाना होता है और उस समाज का उस तबके को भी वो अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने उनके जीवन का एक प्रसंग जो सुना है, शायद हो सकता है साल वगैरह में मैं बहुत मेरी जानकारी सटीक न भी हो, मैंने सुना है कि 1994 में हरिवंश जी पहली बार विदेश यात्रा की और वो अमेरिका गए। जब अमेरिका गए तो अपने तय कार्यक्रमों के अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने आग्रह से कहा कि मैं जरूर, ये विकसित देश है तो मैं उसकी यूनिवर्सिटीज को देखना समझना चाहता हूँ, वहाँ की ऐसी कौन सी शिक्षा और कल्चर है जिसके कारण ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने काफी समय अपने निर्धारित कार्यक्रमों के सिवाय पहली अमेरिका की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में बिताया, उसका अध्ययन करने का काम किया। यानी ये जो ललक थी उनके मन में कि अगर एक विकसित देश की यूनिवर्सिटी से जो निकलता है तो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हो ताकि विकसित भारत का सपना वहीं से रेखांकित किया जा सके। आदरणीय सभापति जी, एमपीज को एमपी लेड फंड के संबंध में तो काफी चर्चा रहती है और एक बड़ा पसंदगी का विषय भी रहता है एमपीज में, और कभी कभी तो ये भी संघर्ष रहता है कि एमपी लेड फंड इतना है और वहाँ उधर एमएलए फंड ज्यादा है, उसकी चर्चा रहती है। लेकिन एमपी फंड का उपयोग कैसे हो, एमपी लेड जो फंड की बातें उसमें
हरिवंश जी के विचारों को मैंने स्वयं भी सुना है, मैं प्रभावित हूँ इससे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी रही है, शायद हम उनकी अपेक्षा के अनुसार उसको कर नहीं पाए हैं, क्योंकि सबको ऐसे विषय में साथ लेना जरा कठिन होता है। लेकिन उन्होंने खुद के उस जिम्मेवारी को कैसे निभाया है, मैं समझता हूँ वो भी हम लोगों ने, उन्होंने ये एमपी-लेड फंड था जो अपने जो विचार हैं उसको विचार को ही नीचे धरातल पर उतारने के लिए उपयोग किया। शिक्षा क्षेत्र और युवा पीढ़ी ये उसके सारे केंद्र में रहा। एमपी-लेड फंड उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में ऐसे अध्ययन केंद्र स्थापित किए और उसका प्रभाव लंबे अरसे तक रहने वाला है, और उसमें भी उन्होंने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड समस्या के समाधान को केंद्र में रखा। जैसे लुप्त होती जा रही भारतीय भाषाओं, उनके संरक्षण के लिए उन्होंने आईआईटी पटना में एक अध्ययन केंद्र के लिए एमपी-लेड फंड का उपयोग किया। तो उस काम को वो लगातार वहां हो रहा है। एक और उन्होंने काम लिया, जो बिहार में कुछ क्षेत्र है जहां भयावह भूकंप की घटनाएं घटती रहती है। नेपाल में भी छोटा सा भूकंप आ जाए तो भी इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस काम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपी-लेड फंड से सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के रूप में एक स्टडी सेंटर रिसर्च के लिए खुलवाया है। यानी वो स्टडी का काम करना, रिसर्च करना, उस पर लगातार काम कर रहा है। हम जानते हैं कि जैसा मैंने कहा, जयप्रकाश जी का गांव सिताब दियारा, हरिवंश जी वही हैं, और वहाँ गंगा और घाघरा दो नदी के बीच में एक गांव है। तो हमेशा ही जल के कारण जो कटाव की समस्या रहती है वो गांव परेशान रहता है, और नदी धारा भी बदलती रहती है तो विनाश भी बहुत होता रहता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपी-लेड फंड से इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने पटना की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नदी अध्ययन केंद्र खुलवाया है। पटना के ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था में वो बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनवा रहे हैं। एआई के उस दौर में मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है। यानी एमपी-लेड फंड का एक निर्धारित दिशा में काम कैसे किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, हम सभी ने अनुभव किया है कि लोग जब अपने गांव से स्थानांतरण करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो जीवन में एक प्रकार से गांव से कट जाते हैं। हरिवंश जी का जीवन आज भी गांव से जुड़ा रहता है, अपने गांव से जो जुड़ा रहता है। वो लगातार वहाँ के सुख दुख के साथी बन करके वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस संसद की नई इमारत में बैठे हैं, उसका जब निर्माण कार्य चल रहा था तब मुझे उनके साथ निकट से काम करने का अवसर आया, और मैं अनुभव कर रहा था कि जो विचार मेरे मन में आते थे, मैं हरिवंश को कहता था मैं ऐसा करें तो कैसा होगा। 2 दिन में वो बराबर परफेक्ट उसके लेके आते हैं। कहीं नामकरण करना है, उसके पहचान इस सदन की कैसे बने, तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन सदन के निर्माण में, उसकी आर्ट गैलरी में, विभिन्न द्वार के नाम रखने हो, यानी हर प्रकार से मेरे एक साथी के रूप में हम दोनों को, और मुझे बड़ा आनंददायक रहा वो अनुभव काम का। आदरणीय सभापति, हरिवंश जी के सदन को चलाने की कुशलता को तो हम भली भांति देखे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें
और वहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी कैसे मददरूप होना, उनके लिए किस प्रकार से आवश्यक उनके ट्रेनिंग के लिए काम किया जाना, उसके लिए भी काफी समय दिया और उन्होंने लगातार उनके लिए समय दिखाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भी उन्होंने भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था की छाप छोड़ने में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी का ये दूसरा क्वार्टर ये सदन को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में। मुझे विश्वास है कि सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा और उसके कारण पीठाधीश सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है। हम सबका बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि सभी साथी आप जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए सहयोग करते रहेंगे और आपके काम को कठिनाइयों में न परिवर्तित करें, इसके लिए ताकि आप ज्यादा आउटकम दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है सब लोग इसको करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हरि कृपा पर है सब कुछ और हरि तो यहाँ के भी है, हरि वहाँ के भी है और हरि यहीं बैठेंगे, तो हरि कृपा बनी रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, now I call upon leaders of parties to offer felicitations to the Honorable Deputy Chairman. I request that all speeches be kept brief and completed within 3 minutes each, please. Shriman Derrick O'Brien ji, Shriman Sanjay Singh ji, Shriman Trichy Shivaji. Thank you, Mr. Chairman, sir. I, on behalf of the DMK party, wholeheartedly congratulate Dr. Harivansh Singh ji. Let him go. I'll continue later. Who has been elected for the 3rd consecutive term as the Deputy Chairman, and as the Leader of Opposition rightly pointed out, he is the first ever nominated member to occupy the position of the Deputy Chairman of the 2nd Chamber of the Parliament. And I wish him, sir, that one more term, if he completes, he would touch the record of Dr. Najma Hepzullah, because she was the only one who has occupied the Deputy Chairman position for 4 terms and has reached the 3rd, and I wish he will reach the 4th term also. So we all know very well that basically he's a journalist, a well-deserving person. His knowledge is very wide, he's a voracious reader, and he's a very prudent person. He has impressed us earlier from the chair. And off the chair, whenever we have met him in the chamber, we have exchanged pleasantries. आप देख रहे थे राज्यसभा की एक कार्रवाई जहां राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं हरिवंश। तीसरी बार निर्विरोध चुने गए हैं हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति, जहां नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं और उनके जीवन से जुड़ी कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही और साथ ही साथ कहा कि सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से हरिवंश जी का अनुभव रहा है राज्यसभा में और अपने जीवन में भी, उससे कई युवाओं को प्रेरणा भी यहाँ मिलेगी। और आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातों का जिक्र कर लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको वो बड़ी बातें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तीसरे कार्यकाल के लिए हरिवंश जी को शुभकामनाएं और उनको बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा कि सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास है, अटूट बंधन रहा है हरिवंश जी का राज्यसभा के साथ। और हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी हरिवंश जी जब उपसभापति के लिए चुने गए हैं। आज चंद्रशेखर जी की 100वीं जन्म जयंती है और ऐसे पे उनको
इस तीसरे कार्यकाल के लिए वे चुने गए हैं, उनके सहयात्री रहे हैं। चंद्रशेखर पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उनके जीवन से कई बार प्रभावित रहे हैं और हरिवंश जी का पत्रकारिता में लंबा जीवन रहा है, लंबा अनुभव रहा है, इससे भी सबको सीखने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका चुना जाना एक सम्मान की बात है। उनकी लेखनी के लिए भी उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के समय में जो उनकी लेखनी थी उनमें जो धार थी, लेकिन आवाज़ में सौम्यता थी और वो संसद कैसा होगा इस पर लिखा करते थे और आज संसद की गरिमा में बढ़ा रहे हैं। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका प्रयास रहा है और अब उनकी जो ये तीसरी बार निर्विरोध चुना जाना है, ये बेहद ही सम्मान की बात है और नए सांसदों को हरिवंश जी से सीखने की ज़रूरत है, ये कहना है प्रधानमंत्री का। उपसभापति के तौर पर सदन को सुचारू ढंग से उन्होंने चलाया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं तीसरी बार उन्हें निर्विरोध चुना जा रहा है। सांसद सदन के बाहर अपने लोकतांत्रिक दायित्वों को ईमानदारी से निभाते हैं। भूकंप रिसर्च और शिक्षा के लिए उन्होंने जो MP लैट स्कीम है उसकी भी बात करी। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार वे काम कर रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ वे जुड़े हुए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं में गंभीर विषयों पर जागरूकता पैदा की है, इसलिए युवाओं को भी कई मायनों में वे प्रेरित करते हैं और नए सांसदों को भी हरिवंश जी से सीखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा लिटरेचर फेस्टिवल में हरिवंश जी का काफ़ी असर रहता है और साथ ही आपको बता दें कि निर्विरोध उपसभापति चुने जा चुके हैं हरिवंश और तीसरी बार उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी का चुना जाना, जहां नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। अपनी विदेश यात्राओं में भी शिक्षा पर ही उनका फोकस रहता है, कैसे शिक्षा का विस्तारीकरण हो, शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि MP फंड से कई क्रांतिकारी उन्होंने काम किए हैं। पटना रिसर्च सेंटर की उन्होंने बात करी और कैसे भूकंप रिसर्च में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। उनकी सहज कार्यशैली के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया और कैसे भूकंप रिसर्च और शिक्षा के लिए उन्होंने इस MP फंड का उपयोग किया। और अब लिए चलेंगे आपको लोकसभा की कार्यवाही की तरफ, जहां MP शशि थरूर इस समय अपने विचार रख रहे हैं। Let's face it, sir, delimitation requires serious discussion. We face a profound demographic divergence. There are at least three major fault lines in our country, sir. First, the balance between small states and big states. Second, the balance between states, particularly in the south like Tamil Nadu or Kerala, which have diligently implemented national goals of population control and invested in inclusive human development, and those states, mainly in the north, who have not. Yet in future delimitations, states that have failed to curb population growth would be rewarded with greater political weight, and we must ask if this is the message we wish to send, that governance excellence leads to political irrelevance. Third factor, sir, the balance between the states that are the engines of our economy, contributing more to the national exchequer than they receive, and those that are net recipients of central funds. A delimitation based purely on population would further marginalize the voices of those states that provide the lion's share of resources that keeps our union afloat. We risk creating a tyranny of the demographic majority, where a handful of large, poor states could theoretically determine the fate of the entire country, leaving smaller states and those with distinct linguistic and cultural identities and economic contributions feeling like bystanders in their own country. Conversely, states with high population growth but lower economic productivity could gain outsized political power without corresponding fiscal responsibility. What happens, sir, to cooperative federalism? You have proposed delimitation with such haste, the same haste that you showed on demonetization. And unfortunately, we all know what damage that did to the country. Delimitation, sir, will turn out to be political demonetization. Don't do it, sir. Now, I want to say the 50% formula that suddenly the Home Minister came and presented to us yesterday regarding the delimitation exercise, promising that no state will lose its current number of seats, total House strength will increase by 50%. This remains a precarious political assurance and not
and legislative certainty, because the pledge is fundamentally contradicted by the existing text of the legislation itself, which gives. तो सदन की कार्रवाई इस समय जारी है और आपको बता दें संसद में इस समय विशेष सत्र चल रहा है जहां महिला आरक्षण से जुड़े 3 संवैधानिक संशोधन पर इस समय चर्चा जारी है। आज इसका दूसरा दिन है और शाम 4 बजे इस पर वोटिंग होनी है और इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने विचार रख रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे विपक्ष के झूठे दावों की पोल खोली है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो झूठे नैरेटिव पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब कल लोकसभा में दिया। विपक्ष का आरोप परिसीमन से दक्षिण राज्यों के लिए उन्होंने कहा और अमित शाह ने संसद में विपक्ष के झूठे नैरेटिव को किया धाराशायी। और साथ ही आपको बता दें कि अभी 543 सीटों में 129 सांसद दक्षिण से आते हैं, यानी लगभग करीब 22% है और 50% वृद्धि के बाद 129 की जगह 195 सांसद होंगे और जो शक्ति है वो 23.97% की होगी। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि शक्ति ना तो कम हो रही है ना घट रही है बल्कि बढ़ रही है। तो ऐसे में परिसीमन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं उसको लेकर स्पष्टीकरण दिया है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि दक्षिण राज्यों की सीटें घट नहीं रही हैं, 23.78% से बढ़कर ये 23.87% हो रही हैं। ये आप देख रहे हैं दक्षिण राज्य, अलग अलग राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के राज्यों की वर्तमान सीटें देख रहे हैं, उनका प्रतिशत देख रहे हैं और परिसीमन के संभावित जो सीट है वो क्या होंगे और प्रस्तावित क्या है। तमिलनाडु, केरल में भी कुछ ऐसा ही हाल है जिसमें सीटें जो हैं वो बढ़ने ही वाली हैं, उसमें घटने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। और विपक्ष ये कह रहा है कि महिला आरक्षण से विरोध नहीं है, अगर विरोध है तो परिसीमन से है और खासकर दक्षिण राज्यों को लेकर जो उन्होंने संशय कर रहा है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में ये स्पष्टीकरण देते हुए परसेंटेज यानी कि डेटा के लिहाज से देश को ये जानकारी दी है कि कहीं भी किसी भी लिहाज से किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि देश के एससी, एसटी और ओबीसी समाज के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के मामले में कांग्रेस भी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है। महिला आरक्षण में जो अब इन वर्गों की बात कर रही है तो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने केंद्र की सरकार के रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने में कभी पहल नहीं की है। साथ ही ना ही ओबीसी समाज हेतु मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण को भी लागू किया, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में अंततः लागू किया गया था, जो सर्वविदित है। इसी प्रकार यूपी में पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में आई रिपोर्ट में भी सपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर इसे लागू नहीं किया था, जिससे फिर यहाँ बीएसपी ने 1995 में लागू किया, जो कि अब यही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है। और आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 100वीं जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को उनकी 100वीं जयंती पर उन्हें एक पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि इस वर्ष उनकी 100वीं जयंती है और यह उनके समृद्ध एवं न्यायपूर्ण भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। चंद्रशेखर जी को साहस, दृढ़ विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से परिपूर्ण जननेता के रूप में याद किया जाता है। भारत की धरती से गहराई से जुड़े और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सरलता और स्पष्टता लाई। मुझे वो क्षण याद है जब मुझे उनसे मिलने और राष्ट्र के विकास के लिए विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला।
मैं भारत के युवाओं से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए उनके विचारों और प्रयासों के बारे में अधिक पढ़ें। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रासबिहारी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार देबाशीष कुमार के खिलाफ आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ये छापेमारी तृणमूल विधायक और मेयर परिषद सदस्य देबाशीष कुमार के घर के साथ साथ उनके चुनावी कार्यालय पर भी की गई। छापेमारी दक्षिण कोलकाता स्थित उनके निवास और चुनावी कार्यालय पर अवैध भूमि हड़पने के मामले से संबंधित है। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा भेजे गए समन पर कुमार ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए थे, जहां उन्हें अवैध भूमि हड़पने के मामले में लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इस महीने अप्रैल में ईडी ने उन्हें 3 बार और समन जारी किया, लेकिन उन्होंने आगे की पूछताछ से मना कर दिया। ईडी ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई शुक्रवार को लुधियाना और कुछ अन्य जगहों पर की गई है। बताया जा रहा है कि संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़ी कुछ कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने औद्योगिक जमीन का गलत इस्तेमाल कर उसे रिहायशी प्रोजेक्ट में बदल दिया। इससे सरकार को नुकसान हुआ और अवैध कमाई भी की गई। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी साल 2024 में ईडी ने संजीव अरोड़ा के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की थी। इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल और उनके शैक्षणिक संस्थानों पर भी फेमा के तहत छापेमारी की थी। आज दक्षिण दिल्ली में वीवीआईपी यात्रा के संबंध में विशेष यातायात व्यवस्था की जाएगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वीवीआईपी मूवमेंट के कारण प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली के आउटर रिंग रोड और बिंदु मार्ग, लोधी रोड और रिंग रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी साझा की है कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। अब खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जिसको सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज से हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है, जहां 20 काउंटरों पर 24 घंटे 3 शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। यात्रा का आगाज 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से होगा। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित होगी। यात्रियों के लिए बैठने, पानी और गर्मी से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही मार्गदर्शन के लिए टीमें तैनात होंगी। बड़े समूहों के लिए मोबाइल टीमें होटल और धर्मशालाओं में जाकर पंजीकरण करेंगी। पंजीकरण हेतु पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिए 7 अस्थायी पुलिस चौकियां, 10 टूरिस्ट पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उत्तरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूता बनाने वाली यूनिट में आज सुबह आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी तक आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग के अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इलाके को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्से, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कल तक बिजली गिरने का पूर्वानुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।
इसके अलावा विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, केरल, माही, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।